नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का इस हिंदी होप चैनल के खास प्रसारण जीवन में परिवर्तन के मोड़ में आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी होस्ट करिश्मा शिल्पीलाल आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूं और आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक खास मेहमान जो अपनी गवाही के द्वारा हमारे साथ ये साझा करना चाहते हैं किस प्रकार परमेश्वर ने उन्हें एक नया जीवन दिया, उन्हें एक दुर्घटना से बचाया और उनकी हमेशा अगुवाई की। इससे पहले कि हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ें, आइए हम एक वचन से एक आयत पढ़ते हैं जो पाई जाती है इब्रानियों की किताब उसका 13 भाग उसकी 5 आयत। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतुष्ट करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। परमेश्वर के सुंदर वचन पे आशीष हो। आज हमारे साथ हैं हमारे कलीसिया के सीनियर इमैनुअल जसवंत जी। हम प्यार से उन्हें ईजे सर कहते हैं। तो आइए हम उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी सुने। वेलकम सर, आपका हिंदी होप स्टूडियो में स्वागत है और मैं चाहती हूँ कि आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। मैं एक एडवेंटिस्ट फैमिली से ही हूँ। हमारे दादा, फिर उसके बाद फादर, ये सब एडवेंटिस्ट में ही रहे हैं। मेरे फादर पास्टर थे और उन्होंने काम तो अपने यूपी में शुरू किया था, पर देन उसके बाद फिर वो पंजाब चले गए। पंजाब में खैर उन्होंने बहुत काम किया। पंजाब में जो थे वो पहचाने जाते थे एक टोपी वाले पादरी। अच्छा। जैसे पहले ब्रिटिशर्स होते थे तो बड़ी टोपी पहनते थे, तो अच्छा। आपके दादा भी पहना करते थे वैसी टोपी वाली, जो हंटर्स वगैरह पहनते थे वैसी टोपी पहनते थे, या फिर उन्हें कहते थे यूपी वाले पादरी। अच्छा। तो उन्होंने पंजाब में वैसे काफ़ी काम किया और सबसे पहले जो जब वो गए वहाँ पे तो मिस्टर मंजूर मसीह हैं, उनके फादर हैं मिस्टर रहमत मसीह जी। फिर एक इमैनुअल अजीज़ हैं, उनके फादर अजीज़ मसीह नाम थे उनके। ये थे जो पहले कन्वर्ट्स हुए थे हमारे फादर के थ्रू। तो उन्होंने पंजाब में काफ़ी समय तक काम किया और मैं सोचता हूँ बहुत पूरा पंजाब ही घूमा। तो ये कब की बात बता रहे हैं सर आप? ये है 1940s की है, ये 45 में हो सकता है, बहुत पुरानी बात। काम उन्होंने यूपी में शुरू किया था पर उसके बाद पंजाब में चले गए थे जी। और हम वहाँ से वापस आए हैं 65 में। अच्छा। तो मेरे फादर ने इतने साल वहाँ पे काम किया और ज़्यादातर सब में। उसके बाद यूपी में आए और खैर हमारी एजुकेशन जो हुई है वो हुई है मेरी रुड़की में। फिर उसके बाद हम स्पाइसर गए हैं। स्पाइसर से आने के बाद फिर हमने काम ज्वाइन किया। तो हमारी तो एक एडवेंटिस्ट फैमिली रहा है जिसमें हमें काफ़ी विश्वास रहा है। आपके घर में आप कितने भाई बहन हैं? अच्छा, हमारे घर में हम 3 बहनें हैं और 3 भाई हैं। 3 बहनें सब बड़ी हैं। अच्छा। हाँ, और हम 3 भाई जो हैं सब छोटे हैं। अच्छा। और ये हम जो सबसे छोटी बहन है उसमें और मेरे अंदर बीच में कम से कम 6 साल का डिफरेंस है। हाँ जी। तो बहनें सब यूपी में पैदा हुई हैं। हाँ जी। भाई सब पंजाब में पैदा हुए। अच्छा, तो आप पंजाबी कल्चर और वहाँ की भाषा से लगता है बहुत वाकिफ होंगे। हाँ, तो उधर से ही हैं क्योंकि पंजाब में और मेरा मेहताबपुर है जगह जिसमें सबसे पहले फादर ने हमारे जो काम शुरू किया, मेरी पैदाइश वहीं की है। अच्छा। और बाकी दूसरा भाई वो भी वहीं का है और जो सबसे छोटा भाई था डेविड, वो डेरा बाबा नानक का है। अच्छा। अच्छा जी। तो आपने अपनी पढ़ाई हमारे एडवेंटिस्ट स्कूल और कॉलेज से? हाँ, रुड़की में, रुड़की के बाद स्पाइसर कॉलेज। अच्छा। उसके बाद फिर हमने आके काम शुरू किया यूपी में। अच्छा, कहाँ से सर आपने अपनी सर्विस शुरू की? मेरा काम जो शुरू हुआ था वो हापुड़ से ही हुआ था। अच्छा। हापुड़ सेक्शन में हुआ था अपॉइंटमेंट मेरा। तो उस समय एक हमारा प्रोजेक्ट चलता था जिसका नाम था बुक्सा। तो उसमें हमारी एक टीम बनी थी 5 लोगों की। उसमें मैं था, एक अजीत बैजरॉय थे। हाँ जी जी। और एक एजरस लकड़ा, नॉट पास्टर लकड़ा। अच्छा अच्छा जी। एक दूसरा एजरस लकड़ा वो थे। फिर एक अभिमान पुरी थे जी। और मैं था। तो हमारी एक टीम थी जो एक मेडिकल, एक म्यूजिशियन और एक प्रचारक, और मैं था उसके अंदर मेंटेनेंस मैन, जैसे कि अपना जो भी चीज़ें प्रोजेक्टर चलाना है तो या टेक्निकल वर्क आप देखते थे। तो वो मेरा काम था। तो वहाँ से मैंने काम शुरू किया था, यहीं अपर गैंजेस से ही। अच्छा। उसके बाद फिर वहाँ जब वो ख़त्म प्रोजेक्ट हो गया तो उसके बाद फिर मेरे को सेक्शन में वैसे स्कूल में काम मिला। फिर उसके बाद मैं यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया नाहौर राजस्थान में।
बहुत सुना है मैंने इस जगह के बारे में। अच्छा नौहर राजस्थान, ये गंगानगर के पास है, छोटी जगह है, जी। बहुत अच्छी जगह है। क्या नाम, लोग तो नहीं पसंद करते वहाँ पे जाना। अच्छा, हमें भी यही कहा गया, अरे रेगिस्तान में कहाँ जाओगे, सही बात। पर हमें वहाँ पे बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया। दिन में बेशक गर्म होता था पर रात को ठंडा हो जाता था। अच्छा कोई ऐसा मौसम बड़ा अच्छा था। और वहीं पे फिर मेरी स्कूल जो है वो लाइफ वहाँ से शुरू हुआ है, अच्छा नौहर से ही। जी। तो वहाँ पर जब आप अपनी सर्विस कर रहे थे, जैसे कि आपने बताया शायद आप तीसरी या चौथी पीढ़ी हैं जो जी, एडवेंटिस्ट जी। फेथ में है। आपको पर्सनली अपने व्यक्तिगत रूप पे कब ऐसा महसूस हुआ कि जैसे परमेश्वर आपके साथ है या आपकी अगुवाई कर रहा है? अच्छा, जैसे है कि क्योंकि हमारे फादर पास्टर थे, पादरी थे, तो नेचुरली है कि हमें हमारे घर में सुबह शाम की प्रार्थना होना, जी और वो हमें शुरू से हमने सीखा है कि हमें खुदा के ऊपर भरोसा रखना है। जी, जो अपनी परेशानी है उसके ऊपर तुम्हें डालनी है और वो तुम्हारी दुआ सुनता है। जरूर सहायता और हमारे करेगा। फादर के साथ भी पंजाब में ऐसे ही हुआ। गए वहाँ पे, पंजाबी नहीं आती थी, कुछ नहीं आता, वो तो उर्दू बोलते थे, जी पर उन्होंने कभी पंजाबी नहीं बोली, उर्दू में बोले। लोगों ने उनकी बात सुना, अब वो उनको समझते थे, कैसे समझते थे नहीं मालूम मेरे को। जी तो मैं हमें उन्होंने यही सिखाया था कि खुदा के ऊपर भरोसा रखना, और हमारा ट्रस्ट जो था या विश्वास कहें वो बहुत था। तो जहाँ भी हम गए हैं हमारा हमेशा खुदा के ऊपर भरोसा रहा है और हमने उसी के ऊपर विश्वास किया। हमें मालूम है कि खुदा हमारी दुआ को सुनता है, जैसे आपने अभी पढ़ा है बिल्कुल इब्रानियों की किताब में कि उसने हमसे वायदा किया कि मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा, पर अगर हम उसके साथ है। बिल्कुल सही बात कही आपने। तो दर्शकों, आपने सुना जैसे कि ईजे सर ने हमारे साथ ये बात शेयर करी कि किस प्रकार उनके माता पिता ने और उनके पिताजी जो एक परमेश्वर के सेवक थे, उन्होंने कितने लोगों के जीवनों को एक नई उम्मीद दी और परमेश्वर से रूबरू कराया, और कैसे उन्हें एक मसीही तालीम अपने घर में मिली और उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करके अपना जॉब शुरू किया। आप कहीं मत जाइएगा, ये एक वक्त है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस लौटेंगे और जानेंगे कि आगे चल के उनके जीवन में, उनके कार्य समय में ऐसी क्या घटनाएं हुई या ऐसा क्या हुआ जिस समय उन्हें लगा कि परमेश्वर ने उनके जीवन में एक परिवर्तन का मोड़ लाया और उन्हें अपनी नज़दीकी में आगे बढ़ाया। कहीं मत लौटिएगा, हम फिर आएंगे। आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है। आइए हम अपनी बातचीत को जारी रखते हैं और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ईजे सर से कि जब वो वहाँ अपनी सर्विस नौहर राजस्थान में वो कर रहे थे, उस दौरान उनका क्या अनुभव रहा? जैसे मैंने आपसे पहले बताया कि ये जो खुदा के ऊपर भरोसा जो है, ये तो खैर हमारे पेरेंट्स ने मैं शुरू से मैं जी बिल्कुल बताया है कि हमें करना है, जो भी परेशानी है अपनी उसके ऊपर डालो और वो तुम्हें कभी छोड़ेगा नहीं, जैसे मैंने बताया आपने। खैर जब वहाँ पे हमने काम शुरू किया तो एक्सपीरियंस तो काफ़ी रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ें घटनाएं आई हैं जिससे कि हमारा विश्वास और मजबूत होता गया उसके सही साथ। बात है। जी हाँ, कुछ ऐसी बातें रही हैं वहाँ पे जब हम रहे हैं या शुरुआत की ज़िंदगी में जब रहा, पर मुझे एक घटना याद आती है। मैं जब हम वहाँ पे गए तो मैंने एक स्कूटर लिया था, एक अच्छा। वहीं पे ही लैम्ब्रेटा स्कूटर था, बड़े अच्छे से मैंने उसको बनाया पूरा, क्योंकि मैं एक टेक्निकल आदमी था जी तो जानता था, सारे वर्कशॉप के काम करता था मैं, तो मैंने उसको बड़े मेंटेन कर दिया और पार्ट्स वगैरह ला के अच्छे से मतलब उसको बिल्कुल कर दिया, बिल्कुल एकदम अच्छी कंडीशन में था। हमारे साथ ही में एक बैंक था। अच्छा, तो बैंक में जो एक वर्कर था उसने रोज़ मेरी गाड़ी को देखता था तो वो बड़ा प्रभावित हो गया। तो उस समय मेरा छोटा भाई भी मेरे साथ रहता था। तो ऐसी घर में एक बारी बात हुई थी कि नहीं स्कूटर नहीं, मैं मोटरसाइकिल लेना मांगता हूँ मैं। तो इसने कहीं उसको कह दिया हाँ कि भाई कह रहे हैं कि ये स्कूटर बेचेंगे और मोटरसाइकिल लेंगे। तो उसने कहा कितने का देंगे, तो उसने अपना बता दिया हाँ वो कह रहे थे 2,500-3 हज़ार में बेच दूंगा मैं। जी जी। वो इंसान एकदम तैयार हो गया और घर पे पैसे लेके आ गया कि मेरे को आपका स्कूटर चाहिए। अच्छा। मेरा आइडिया तो था कि चलो मैं मोटरसाइकिल लूँगा मैं, पर उसके लिए मेरे को ये था कि भाई उस समय जब हम काम शुरू हमने किया था तो हमारी तनख्वाहें इतनी नहीं थी, बिल्कुल सही बहुत बात पैसे है। कम मिला करते थे तनख्वाह के, और ये था कि मेरे इसके लिए तो मेरे पास हो गया था। इसके लिए भी एक अलग एक एक्सपीरियंस अगर हम बताएं तो कैसे मैंने स्कूटर लिया था वो भी एक अलग बात हो सकती है, हाँ, क्योंकि भी बड़े उससे मिला। मेरे पास तो कुछ नहीं था, पर कैसे मेरे पास आया, अगर आप चाहें तो मैं वो भी बता सकता हूँ कि ये स्कूटर कैसे पहले मेरे पास आया। अच्छा अच्छा। चल,
तो ये चलिए मैं वो पहले बताता हूँ, फिर आगे मोटरसाइकिल का बताऊंगा। तो स्कूटर जो हमने लिया वो ऐसे हुआ कि हमारे प्रिंसिपल थे मिस्टर विक्टर रे, अच्छा। वहाँ पे जो रुड़की में जब मैं पढ़ता था हमारे डीन भी थे। तो मैंने उनसे बात करी, मैं कहा सर ऐसे ऐसे है, एक स्कूटर मेरे को चाहिए और मैं कैसे ले सकता हूँ। तो उस समय जो स्टाफ था वो सब पैसे थोड़े कंट्रीब्यूशन करा करते थे हम, अच्छा। और हर महीने किसी की लॉटरी निकालते थे। हाँ, ये थोड़ा एक सिस्टम रहता है अक्सर पर कम्युनिटीज मैं में। आज ये आपको अपनी सीक्रेट बता रहा हूँ मैं। हाँ जी। जब मैंने उनसे कहा तो मैं कहा साहब मेरे को पैसे चाहिए गाड़ी के लिए, तो कैसे कर। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुम चिंता मत करो, इस बारी तुम्हारा ही मिल जाएगा तुम्हें। जी। अब मुझे तो नहीं मालूम था कि वो क्या उनका क्या है, पर जब पर्ची निकालेगी तो मेरा ही नाम निकला। अच्छा। हमने दूसरी पर्ची निकाली तो मेरा नाम, अरे वाह। तीसरी पर्ची निकाली तो मेरा नाम। मतलब ये एक तरीके से उन्होंने मेरी ये समझ लीजिए कि दुआ पूरी कर दी कि मेरे पास पैसा नहीं, मैं पैसे कैसे आएगा मेरे पास। और परमेश्वर ने वो इंतजाम आपके लिए खुद इंतजाम ही कर दिया। मुझे नहीं मालूम था, पर उन्होंने अपना पर्ची, जितने भी स्टाफ थे उतनी पर्ची बनाई, पर सब में मेरा नाम लिख दिया अरे कि कोई भी पर्ची उठाएंगे तो नाम मेरा ही आएगा। और उन्होंने फट से उठा के अलग को रख दिया कि अब ये कोई नहीं देखेगा। पर मैंने पूछा तब मेरे पर्ची कैसे आई, तब उन्होंने मेरे को बताया था। खैर चलिए स्कूटर ले लिया था मैंने, फिर हो गया कि मैं मोटरसाइकिल। तो मेरी जो मोटरसाइकिल जो थी, एक बहुत अच्छी मोटरसाइकिल थी जो मेरी नज़र में थी, यज़दी। हाँ, मेरी फेवरेट ही गाड़ी थी। बहुत सारे नौजवानों की भी आज भी वो फेवरेट अगर है। मेरे पुराने उसमें भी देखेंगे तो मेरे उसमें यज़दी मोटरसाइकिल है। जब मैंने काम भी शुरू किया था, कोटद्वार में था उस समय, जब बुक्सा में, तब भी यज़दी मोटरसाइकिल थी मेरे पास, वो भी मैं पिक्चर शेयर कर सकता हूँ। खैर, तो उस आदमी से मेरा हो गया कि मोटरसाइकिल ठीक है मैं ले लूँगा। तो उस समय में मेरे को 5,500 की चाहिए थी। अच्छा। मेरे पास 2,500 था स्कूटर से जो स्कूटर का जो मिल गया था, 2,500 मेरे पास था, मुझे 3,000 और चाहिए थे। तो मेरे पास एक व्यक्ति था जो अच्छी पहचान का, हमारे स्कूल का मेंबर। तो मैंने उससे जिक्र किया, तो मैंने कहा थोड़ा सा मेरे को पैसे की ज़रूरत है, अभी इतना है मेरे पास पर मुझे इतना चाहिए, और मैं कहा मेरे को मोटरसाइकिल लेनी है। तो मैं कहा क्या कर सकते हो मेरी हेल्प। देखिए यहाँ मैं कर दूंगा तुम्हारी मदद, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कल परसों में मैं तुम्हें दे दूंगा और तुम अपना ले सकते हो। तो मैंने जाके उससे मोटरसाइकिल खरीद ली, और मैंने उसे 2 दिन का आगे टाइम बढ़ा के वादा कर दिया कि मैं तुम्हारा पैसा इस समय तुम्हें दे दूंगा मैं। अब जब समय आया तो उन्होंने मना कर दिया मेरे को कि मेरे पास पैसा नहीं है। अरे ये तो बहुत दुविधा वाली बात हो गई। अब मैं बहुत परेशान था कि मैं क्या करूं। मैं खुदा से मैं दुआ करी, खुदा बाप तूने स्कूटर तो दिलवा दिया था, अब मुझे ये पैसा चाहिए, मैं ये पैसा कहाँ से कैसे आएगा मेरे पास। जिसने मेरे से वायदा किया उसने मेरे को मना कर दिया, और मैं झूठा ठहराऊंगा अगर मैं उसको पैसा नहीं देता हूँ। बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही था हमारा घर, थोड़ा सा जैसे अगर उन जगह में देखें तो बेसमेंट होता, बेसमेंट के ऊपर होता, तो नीचे दुकान थी, हमारा घर थोड़ा सा ऊपर था स्टेप चढ़ के। तो मैं शाम को नीचे आके ऐसे ही खड़ा था दुकान के सामने, वहीं पे परेशान सा था, ऐसे तो नहीं हो रही थी दिखाई, पर अचानक से एक व्यक्ति सामने से आता है मेरे, और आके मेरे से कहता सर आज बड़ा परेशान दिखाई दे रहे हैं आप। तो मैं कहा नहीं ऐसी कोई परेशानी नहीं। वो पंजाबी में मेरे से बात कर रहा था, क्योंकि सरदार था तो जानता था मैं पंजाबी जानता हूँ, तो मेरे से पंजाबी में आके मेरे से बोला कि नहीं नहीं बहुत परेशान लग रहे हो। मैं कहा नहीं ऐसी कोई परेशानी नहीं, आपके पास कोई परेशानी है। कह रहा मुझे बताइए आप क्या परेशानी है। तो मैं कहा हो सकता है सर चलो कि मेरे लिए कोई वो है। अब तो मैंने नहीं सोचा, पर अब मैं सोचता हूँ कि खुदा ने उस बंदे को मेरे पास भेजा था, एक फरिश्ते की तरह आपके पास मेरे पास आया, क्योंकि मैं खड़ा हूँ और वो मेरे सामने आता है और मेरे से एकदम पूछता है, ऐसे बातचीत होती है। तो फिर मैंने उसको बताया, मैं कहा ऐसी ऐसी बात है। तो पंजाबी में बस मेरे से कहता इतनी जी गल। अच्छा, बस इतनी सी बात, बस इतनी सी बात जी, इसी के लिए परेशान हो। मैंने कहा कहता ਤੁਹਾਡਾ काम कल हो जाएगा। मैं कहा चल ठीक है। नेक्स्ट डे वो स्कूल में आता है और मेरे को 3,500 रुपये दे के चला जाता है। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा ये तो बताओ कि पैसे तो हैं पर मैं लौटाऊंगा, जब आपके पास होंगे तब आप लौटा देना। क्या कितनी अच्छी तो ये जो मेरी एक थी कि हाँ मैं कैसे पेमेंट करूँगा। मुझे ये था कि मैंने किसी से वायदा किया है और मैं उस वायदे का झूठा नहीं होना मांगता था। तो उसने मेरे को मॉर्निंग में दूसरी सुबह ला के मेरे को पैसे दिए। मैं गया मिस्त्री को, मैंने कहा लो भी मैं एक दिन लेट ज़रूर हो गया हूँ पर आपका पैसा आपके पास है। कह रहा कोई बात नहीं। तो मेरे एक बहुत ये है कि खुदा जो है अगर हम उसे सच्चे दिल से दुआ करते हैं, अपनी परेशानी उसके पास रखते हैं, जैसे हमने पढ़ा ना मैं कभी तुझे त्यागूंगा ना कभी तुझे छोड़ूंगा। अगर हमारा विश्वास है, हमारे हम
हम्बल हैं, या हम कह सकते हैं हम नम्र हैं। हमारी ज़िंदगी में अगर ये है तो खुदा हमें कभी त्यागता कभी नहीं है, त्यागेगा, या कभी हमें परेशान नहीं होने दुश्मन के भी देगा। आगे, किसी और के आगे बिल्कुल। कभी हारने नहीं देगा। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। तो प्रिय दर्शकों, आज जैसे कि अभी हमने सुना किस प्रकार एक फरिश्ते के तौर पे परमेश्वर ने एक सहायता भेजी, और जैसे कि ईजे सर ने बताया उनके पास पैसे नहीं थे अपनी गाड़ी खरीदने के, और उन्होंने कहीं वायदा कर दिया था और परमेश्वर ने उनका साथ दिया और उनके लिए इंतज़ाम किया। ये वक्त है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आप सब कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिए, हम फिर लौट के आएंगे। प्रिय दर्शकों, आप सभी का वापस हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। आइए हम आगे अपनी बातचीत को जारी रखते हैं और जानते हैं ईजे सर से उनकी ज़िंदगी के आगे के पल। तो सर, आप क्या हमारे दर्शकों को कोई ऐसी घटना शेयर करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे जहां आपने मौत को बहुत करीब से देखा हो? हाँ, ऐसे है। मेरे को ड्राइविंग का शुरू से शौक़ रहा है जी, और बहुत लंबी लंबी ड्राइविंग करी है। तो वक्त है 1995 का है। अच्छा। हमारा ट्रांसफ़र बहराइच हुआ। जी बहराइच में मिस्टर मार्जी जो थे वहाँ प्रिंसिपल थे। जी गाड़ी में, स्कूल के पास कोई गाड़ी नहीं थी, जी तो मेरे से कहने लगे ये अब तुम यहाँ ट्रांसफ़र होकर आ ही गए हो तो ऐसा करते हैं गाड़ी ले लेते हैं। तो मैं अच्छा। ठीक है जी, गाड़ी ले लेते हैं। जी। बच्चों को घुमाने के लिए, सबके लिए उनका था, बड़ा शौक़ था उनको। वो बहुत एक्टिव रहते थे बच्चों के साथ में, तो उन्होंने कहा कि चलो हम गाड़ी लेते हैं। तो खैर हमने गाड़ी एक ले ली वहाँ से, और बड़ी वैन ली थी हमने। अच्छा, वैन टाइप की गाड़ी थी। 17 सीटर मैटाडोर। मैटाडोर। उस ज़माने में जब मैटाडोर हुआ करती जी, थी तो बिल्कुल। 17 सीटर थी। तो यूनियन वालों ने कहा नहीं, ये तुम्हारे स्कूल के लिए गाड़ी बहुत बड़ी है, तुम इसे हमें दे दो। तो हमें वो वहाँ पे नोएडा में दे दी, और उन्होंने हमें नोएडा की गाड़ी बहराइच एडवेंटिस्ट स्कूल में दे दी, जो कि छोटी वाली थी, थोड़ी छोटी, उससे 17 सीटर नहीं थी। जी। तो वो हमारे पास वैन थी, हमारे पास मैटाडोर वैन थी, और हम लखनऊ वगैरह जाना सब उसी से जी, करते जी। थे। मैं ही उनको लेके जाता था, आना जाना सब मैं चलाता था। बीच में फिर वो उनका मन भी हुआ कि मैं सीख लूँ, तो मैं कहा नहीं, पहले आप सबसे पहले दूसरे काम सीखो, ड्राइविंग बाद में सीखना, जी। ताकि कहीं इमरजेंसी पड़ जाए। तो ऐसे ही एक वक्त की बात है कि हम मिस्टर मार्जी थे, प्रिंसिपल थे हमारे, तो हमारे स्पोर्ट्स होने वाले थे। जी। तो स्पोर्ट्स के लिए कप्स वगैरह जो भी सब सामान चाहिए था, ट्रॉफीज वगैरह चाहिए थी। तो कहने लगे हम ऐसे करते हैं, हम मुरादाबाद से लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे अच्छा सामान मिलता है। हाँ, तो बहुत मशहूर है वहाँ पर पीतल का ये सब चीजें। हाँ जी। तो मिस्टर मोजेस नौरंगी जो थे वो मेरे साथ में थे स्पोर्ट्स में, हम दोनों ही कोऑर्डिनेट कर रहे थे। जी। तो कहना, हमने कहा कि अच्छा ठीक है मिस्टर मार्जी, मैं और मिस्टर मोजेस जाएंगे। तो मैं कहता जब मुरादाबाद तक जाएंगे, मेरा घर थोड़ा सा आगे रह जाता है, राजा का ताजपुर। अच्छा जी। तो कहने लगे चलो हाँ ठीक है, तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स से भी नहीं मिला हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स से भी मिल लूँगा। मैं कहता ठीक है। तो हम लोग फिर, मेरा फैमिली भी मेरे साथ गया फिर। अच्छा। मतलब मैं था, मेरा परिवार, मिस्टर मार्जी और मोजेस नौरंगी। तो हम लोग ने बहराइच से अपना स्टार्ट किया, वापस गए वहाँ पे, मुरादाबाद गए, हमारा मुरादाबाद में काम हो गया। उसके बाद 60 किलोमीटर है, तो मैं कहता चल जब 60 है तो कहते हाँ हम बिल्कुल होके आएंगे। तो हम लोग ताजपुर भी गए। वहाँ से जब वापस लौट रहे थे हमने लखनऊ पार किया। जी। लखनऊ के बाद हमने खाना वाना खाया, शाम का वक्त हो रहा था, और हमने अपना रास्ता बहराइच के लिए शुरू कर दिया। जी। एक जगह आती है बाराबंकी। हाँ जी। जी। बहराइच से पहले ही आता है वो। तो हम जो थे, जब तक हम वहाँ पहुँचते हैं, तो जैसे रात के समय में बैरियर्स लगा देते हैं पुलिस वाले, एक कट मार के आप जाना पड़ता है। तो मैं था, तो मेरा बेटा जो है वो हमेशा, रोहित जी, मेरे पास बैठना मांगता था जी। हमेशा बैठा हुआ था मेरे पास। मैं सोचता रात के 10 साढ़े 10 हो रहे थे। तो मैंने बोला उनसे, अपने मिसेस से बोला, मैं क्या ऐसे करो, टाइम ज़्यादा हो रखा है, इसे पीछे बैठा लो और इसे लेटा दो। जी। हम चल ही रहे थे आगे, तो हमारे पास वो बैरियर आ गया जो कि हमें पुलिस का वहाँ था, हमें रुकना था। तो मैंने वैन को थोड़ा दूर पे ही रोक दिया, क्योंकि मेरे को कट मार के जाना था। सामने से एक गाड़ी आ रही थी, तो मैं रुक गया वहाँ पे। जी। पर वो लगता है जीप जो था, जीप वाला वो शायद नया ड्राइवर था कोई, जी। जैसे मेरे को महसूस होता है अब, जैसे सोचता हूँ मैं, क्योंकि उसको वो दिखाई नहीं दिया बैरियर या तो, और वो इतनी तेज आ रहा था,
और जो मैं हमारी गाड़ी थी वहाँ सामने थी, तो अब मैं एकदम कहीं पीछे भी नहीं कर सकता था या कहीं साइड में नहीं जा सकता था, इतना टाइम मेरे पास नहीं। तो मैंने मिस्टर मार्जी से, मेरे को ये वर्ड्स याद आते हैं, मैंने मिस्टर मार्जी से कहा, मैं कहा सर आज गए। मतलब मेरे को मौत सामने दिखाई दे रही थी। वो जीप वाला बहुत तेजी से आ रहा था, बहुत तेज था और बिल्कुल सामने था मेरे। जी। और मैंने जब देखा कि अब ये रुक नहीं रहा है और मेरे को, मतलब मैं रुक गया था, वो नहीं रुका, तो बहुत तेज आ रहा था। तो मैंने मिस्टर मार्जी से बस इतना बोला कि सर आज गए जी। और हमें नहीं मालूम नेक्स्ट मोमेंट क्या हुआ। जीप वाला आया, अगर मैं मेरी पिक्चर जो उसकी वैन की है, उसने जीप वाले ने आके जो है मेरे सामने जो ड्राइवर साइड पे है उसको टक्कर मारी, और टक्कर मारने के बाद वो फिर साइड में जाके ऐसे खड्डे में चले गए, वो लोग वहाँ से निकल गए। पुलिस चौकी वहीं पे थी जी। और हम लोग का जैसे जब टक्कर लगती है, बिल्कुल, मिस्टर मोजेस नौरंगी की तो उंगली टूट गई अरे और जितने शीशे थे वो सब मेरे चेहरे पे आए। जब उसका शीशा टूटा है तो छोटे छोटे शीशे जो थे मेरे सब मुंह में, यहाँ पे अभी भी स्कार है। अच्छा। और मुंह पे जो था सब शीशे घुस गए थे। और जब टक्कर लगी है, अगर आप व्हीकल को देखेंगे आप, तो उसका जो दरवाज़ा था वो मुड़ गया ऐसे। हाँ जी। अब मुझे नहीं मालूम टक्कर से तक मुड़ा वो, पर जब मैं स्टीयरिंग तो ऐसे आया, पर मैं एकदम टर्न होके जो दरवाजे की जो गड्ढा था उसके अंदर मैं चला गया। मुझे नहीं मालूम मैं कैसे वहां पे पहुंचा, और मेरे पैर जो थे वो अटक गए वहां पे, पैर मेरे दब गए वहां पे। तो इस तरीके से खुदा ने हमें जो है बचाया, मेरे को वहां पे डाल दिया और आपकी जान बची, और किसी को कोई बस सिर्फ मिस्टर मोजेस की उंगली पे हुआ। ये तो एक बहुत ही बड़ी गवाही और एक चमत्कार है जो आपने हमारे साथ शेयर किया है, कि एक सामने से गाड़ी की टक्कर लगने के बावजूद आज आप हमारे सामने बैठे और वो शीशे जो थे मेरे मुंह में सब तरफ घुस गए थे। मेरे को दाढ़ी रखनी पड़ी क्योंकि वो निकलते थे, मैं शेव नहीं कर पाता था। अरे जी, अच्छा, उस समय। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने इतनी बड़ी बात और इतनी अच्छी गवाही हमारे दर्शकों के साथ शेयर की। हम हिंदी होप चैनल के तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। तो दर्शकों, हम देख सकते हैं किस प्रकार मौत के मुंह से परमेश्वर ने ईजे सर को निकाला और किस तरीके से उनका, उनके परिवार और बाकी जनों का जीवन बचाया। ये वक्त है कि हम आप आज के कार्यक्रम को, इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारे आसमानी बाप, तेरा धन्यवाद करते हैं इस जीवन के लिए जो तूने हमें दिया। हम खास तरह से प्रार्थना करते हैं ईजे सर के, उनके परिवार के लिए, उनकी अगुवाई कर परमेश्वर, उन्हें अपनी सेविकाई के लिए इस्तेमाल कर। जितने भी दर्शक हैं उनके लिए दुआ करते हैं, उन्हें चंगा रख परमेश्वर और तेरे विश्वास में बढ़ा। ये सब बरकत तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगर आप सभी को आज की गवाही, हमारे सारे एपिसोड पसंद आते हैं तो प्लीज़ हिंदी होप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों और पड़ोसियों से, और कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। हम लोग फिर एक नए एपिसोड, एक नई गवाही के साथ वापस लौटेंगे। तब तक आप सभी को जय मसीह।